सुल्तान महमूद गजनवी की फतूहात तारीख़ इस्लाम में सुनहरी बाब की हैसियत रखती हैं। उसने अपनी ज़िंदगी के बेशतर साल जिहाद और इस्लामी परचम को बुलंद करने में गुजारे। हिंदुस्तान पर उसके 17 हमले हुए, मगर छठा हमला ख़ास तौर पर यादगार है। इसके पसे मंज़र में कई वजूहात और हालात छुपे हुए थे जो महमूद को मजबूर करते थे कि वो एक बार फिर अपनी फ़ौज के साथ इस सरजमीन की तरफ बढ़ जाए जहाँ बुत परस्ती अपनी जड़ों के साथ कायम थी और राजपूत सरदार अपनी ताकत पर नाज़ा थे। ये हमला महज एक सियासी कार्रवाई न था, बल्कि इसमें मजहबी जोश व वलवला भी शामिल था। उस वक्त शुमाली हिंद के मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं थे, बल्कि ताकत और दौलत के बड़े मराकिज़ थे। वहाँ का जमाशुदा खजाना मकामी राजाओं को मजीद मजबूत बनाता और वो बार बार गजनवी सल्तनत के खिलाफ मुज़ाहमत करते। महमूद ये जानता था कि अगर उन मराकिज़ को ख़त्म न किया गया तो ये ताकत एक दिन उसकी सल्तनत के लिए ख़तरा बन जाएगी। इसलिए उसने अपने लश्कर को पैगाम दिया कि ये सफ़र अल्लाह की राह में जिहाद है, एक ऐसा जिहाद जो न सिर्फ बुत परस्ती के खात्मे के लिए है बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी है। यही अल्फाज सिपाहियों के दिलों में बिजली की तरह उतरे और हर एक ने अहद किया कि वो अपनी जान उस मकसद पर कुर्बान कर देगा। सियासी हालात भी छठे हमले की राह हमवार कर रहे थे। गजनी की सल्तनत पंजाब तक फैल चुकी थी, मगर कनूज और गंगा के किनारे आबाद रियासतें अभी भी आज़ादी के नशे में मस्त थीं। राजपूत राजे अपनी ज़मीन, अपने हाथियों और अपनी जंगी ताकत पर भरोसा करते थे। वो ये मानने को तैयार ही न थे कि गजनी से आने वाला लश्कर उन्हें झुका सकता है। उनके नज़दीक वो अपनी सरजमीन के मालिक और नाकाबिले शिकस्त मुहाफिज थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी ये ताकत महमूद की पेशकदमी में सबसे बड़ी रुकावट थी। उस वक्त के जोग्राफियाई हालात भी निहायत अहम थे। पंजाब की जरखीज वादियों से गुजरकर दरियाए रावी, सतलज और गंगा के किनारे तक फैला हुआ खिता एक बड़ी जंग का इंतजार कर रहा था। यही वो मैदान थे जहां तारीख का फैसला होना था। एक तरफ घमंड और दौलत से भरी फौजें थीं, दूसरी तरफ ईमान और जिहाद के जज्बे से सरशार सिपाही। महमूद के घड़सवार और तीरंदाज अपनी चालाकी और महारत के बायस मशहूर थे, जबकि राजपूतों के पास जंगी हाथी थे जो उस वक्त के सबसे खौफनाक हथियार समझे जाते थे। सवाल ये था कि जब ये दोनों कुव्वतें आमने सामने आएंगी तो अंजाम क्या होगा। यही पस मंजर छठे हमले को दूसरे हमलों से अलग बनाता है। महमूद जानता था कि ये मुहिम जीत ली गई तो शुमाली हिंद पर उसका असर रसूख कायम हो जाएगा और आइंदा फतूहात की राहें खुल जाएंगी। लेकिन अगर नाकामी हुई तो उसकी पिछली कामयाबियां सब खाक में मिल सकती थी। इस कशमकश ने आने वाले दिनों को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। अब देखना ये था कि जब लश्कर आमने सामने होंगे तो तारीख किसका साथ देगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब छठे हमले का फैसला किया तो पूरे गजनी में एक हलचल मच गई। गली कूचों में तलवारों की झंकार सुनाई देने लगी, बाजारों में घोड़ों की टाप और सिपाहियों के कदमों की गूंज धमकने लगी और किले के अंदर सिपाहियों के जमघटे नजर आने लगे। ये कोई आम मुहिम न थी, ये वो मुहिम थी जो शुमाली हिंद के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली थी। महमूद जानता था कि इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार है, इसलिए तैयारी भी पहले से बढ़कर करनी थी। सुल्तान ने अपनी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ घुड़सवारों की लंबी कतारें थीं जिनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। दूसरी तरफ तीर अंदाज थे जो दिन रात मश्क में मसरूफ रहते ताकि जंग के वक्त एक भी तीर जाया न जाए। प्यादा फौज को ढालों और नेज़ों से लैस किया गया। लोहे की ज़रहें, मजबूत खुद और बड़े बड़े खेमे हर तरफ तरतीब से रखे जा रहे थे। इसके अलावा जंगी मंजनीकें और वो सामान भी तैयार किया जा रहा था जिससे किलों को तोड़ा जा सके। महमूद ने सिर्फ हथियारों पर भरोसा नहीं किया बल्कि अपनी हिकमत अमली पर भी खास तवज्जो दी। उसने फौजी सरदारों को बुलाकर हिदायत दी कि दुश्मन का मुकाबला किस अंदाज में करना है। वो जानता था कि राजपूत हाथियों पर बहुत एतमाद रखते हैं। ये हाथी जंग के मैदान में तूफान की तरह बढ़ते और दुश्मन की सफ़ों को रौंद डालते। महमूद ने तय किया कि हाथियों को रोकने के लिए पहले तीरंदाजों को सामने लाया जाएगा ताकि वो उन पर बारिश की तरह तीर बरसाकर उन्हें बेकाबू कर दे। फिर घोड़सवार अतराफ से हमला करेंगे और दुश्मन को घेर लेंगे। सफ़र की तैयारी भी आसान न थी। गजनी से निकलकर पंजाब और फिर आगे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना एक लंबा और ख़तरनाक रास्ता था। बर्फ पोश पहाड़, तंग दर्रे और तवील मैदान सभी रास्ते में आते। कई बार काफिले को खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ता। सिपाही सख्त सर्दी में रातें गुजारते
मगर उनके दिलों में जिहाद का शोला ऐसा रोशन था कि थकन उन पर काबू न पा सकी। घोड़ों को अनाज खिलाया जाता, सिपाहियों को हौसला दिया जाता और हर दिन उन्हें ये याद दिलाया जाता कि वो एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं। इधर हिंदुस्तान में भी तैयारियां जोरों पर थीं। राजपूत राजे अपने अपने इलाकों से फौजें बुला रहे थे। बड़े बड़े हाथी सोने और चांदी से मुज़य्यन ज़र्राहों में तैयार खड़े थे। तलवारें तेज की जा रही थीं और जंगी नारे गूंज रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो इस बार गजनवी लश्कर को शिकस्त दे डालेंगे। लेकिन तारीख का फैसला किसी एक तरफ होना था। एक तरफ ईमान और हिकमत की ताकत थी, दूसरी तरफ घमंड और हाथियों की दहशत। अब दोनों लश्कर आमने सामने आने वाले थे। सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर जब शुमाली हिंद के करीब पहुंचा तो जमीन लरजने लगी। घोड़ों के सुमों की गरज और सिपाहियों के नारों से फजा गूंज उठी। दूसरी तरफ राजपूत भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके थे। उनकी फौज के आगे हाथियों की लंबी कतार थी जो जर्रों में ढके हुए पहाड़ों की मानंद दिखाई देते थे। हर हाथी की पीठ पर एक जंगजू सवार था जो बर्छा और तलवार लिए दुश्मन को रौंद डालने के लिए बेकरार था। ये मंजर देखकर कई सिपाहियों के दिल दहल जाते, लेकिन गजनवी लश्कर के चेहरों पर अज़्म और हौसले की रोशनी साफ झलक रही थी। मैदान जंग की फजा में एक अजीब सा सुकूत तारी था, जैसे वक्त थम गया हो और जमीन मुंतजिर हो कि खून की पहली बूंद कब गिरेगी। अचानक एक जोरदार नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। ये नारा सुनते ही महमूद का लश्कर आगे बढ़ा। तीरंदाजों ने कमानें तान ली और आसमान पर तीरों की ऐसी बारिश बरसी कि दिन की रोशनी मुद्दम पड़ने लगी। ये तीर हाथियों और दुश्मन के अगले दस्तों पर बरसने लगे। कई हाथी जख्मी होकर पीछे हटने लगे, मगर राजपूत सरदार उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहे थे। गजनवी लश्कर की पहली सफों के घुड़सवार आगे बढ़े। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। हर वार के साथ दुश्मन के सिपाही जमीन पर गिरते और गिर्दो गुबार में गुम हो जाते, लेकिन राजपूतों ने भी जबरदस्त मुजाहिमत की। उनके हाथियों ने कई घुड़सवारों को रौंद डाला, कई तीरंदाजों को कुचल डाला। लम्हा भर को यूं महसूस हुआ जैसे गजनवी लश्कर दबने लगा है, मगर महमूद की गूंजती हुई आवाज उभरी। उसने सिपाहियों को हौसला दिया और हुक्म दिया कि दुश्मन को अतराफ से घेर लिया जाए। घुड़सवार बिजली की सी तेजी से दाएं और बाएं फैल गए। एक तरफ से नेज़ों के वार शुरू हुए, दूसरी तरफ से तलवारों की यलगार। अब राजपूत फौज को समझ नहीं आ रहा था कि हमला किस सिमत से रोका जाए। इब्तदाई लम्हात निहायत सख्त और खूनरेज थे। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, जख्मियों की कराहें सुनाई दे रही थीं और गिर्द आलूद हवा में सिर्फ तलवारों की झंकार बाकी थी। राजपूतों की मुजाहिमत वाकई जबरदस्त थी। वो एक इंच पीछे हटने को तैयार न थे, लेकिन गजनवी तीरंदाजों के मुसलसल वारों ने हाथियों को बेकाबू कर दिया। कुछ हाथी अपने ही सिपाहियों पर पलट पड़े, कुछ बदहवास होकर भाग निकले और अपनी ही सफों में तबाही फैलाने लगे। अब हालात बदलने लगे थे। महमूद की हिकमत अमली कामयाब दिखाई दे रही थी। उसने दुश्मन के गुरूर को तोड़ने के लिए वही हरबा इस्तेमाल किया जिस पर हमेशा भरोसा करता था, सब्र, हौसला और सही वक्त पर फैसला कुन हमला। मगर जंग अभी खत्म ना हुई थी। राजपूतों की एक बड़ी तादाद अब भी डटी हुई थी। वो जानते थे कि अगर इस बार शिकस्त हुई तो उनकी रियासतों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तारीख एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी थी। अगला लम्हा ही बताने वाला था कि इस खूनरेज जंग में पल्ला किसके हक में झुकेगा। क्या महमूद की क़यादत अपनी फौज को मुकम्मल फतह तक पहुंचा देगी या राजपूत अपनी सरजमीन का दिफा करके तारीख का रुख बदल डालेंगे। जंग का मैदान उस वक्त शदीद तरीन हालत में था। सुल्तान महमूद गजनवी और राजपूत लश्कर आमने सामने थे। हर तरफ शोर, धुआं और गिर्दो गुबार का एक तूफान मच गया था। घोड़ों के सुम जमीन के साथ टकराने लगे, हाथी अपने कदमों से मिट्टी उड़ा रहे थे और हर तरफ तलवारें चमक रही थीं। इब्तदाई लम्हे तो राजपूतों के हक में नजर आ रहे थे। हाथियों ने कई घुड़सवारों को रौंद डाला और कुछ तीर अंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में एक चमक थी, एक अज़्म था जो उसके सिपाहियों के दिलों में भी उम्मीद की रोशनी पैदा कर रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने फौरन अपनी घड़सवार कतारों को अतराफ में फैला दिया। एक संजीदा और खामोश हिकमत अमली के तहत उसने दुश्मन के मरकज को भारी हमले के लिए तैयार किया। तीर अंदाजों ने मुसलसल बारिश की तरह तीर बरसाना शुरू किया। हाथी जख्मी होकर घबराने लगे और कुछ अपने ही सिपाहियों पर पलट पड़े। उस लम्हे राजपूतों का हौसला टूटने लगा, मगर वो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब फैसला कुन लम्हा आ गया। सुल्तान
महमूद गजनवी ने अपनी पहली सफ के सिपाहियों को दुश्मन के अतराफ से घेरने का हुक्म दिया। घुड़सवार तेजी से दाएं और बाएं तरफ बढ़ गए। नेज़ों और तलवारों की यलगार ने दुश्मन की सफों में धूल उठा दी। हाथियों का एक हिस्सा बिखर गया। कुछ हाथी जख्मी होकर भाग खड़े हुए और अपने ही फौजी उन पर तबाही मचाने लगे। राजपूत सरदार हैरान थे कि इतनी मजबूत ताकत और घमंड के बावजूद दुश्मन कैसे काबू पा रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी की क़यादत और बहादुरी ने लश्कर को नई ताकत दी। वो खुद मैदान में घुड़सवार आगे बढ़ा, अपनी तलवार की महारत से दुश्मन के सिपाहियों में दहशत पैदा कर रहा था। हर लम्हे में उसकी मौजूदगी से सिपाहियों का हौसला बढ़ रहा था और दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं। अब राजपूत सिर्फ पसपाई के रास्ते तलाश कर रहे थे। गजनवी का लश्कर पूरी शिद्दत से उन पर दबाव डाल रहा था। धीरे धीरे हाथियों और दुश्मन के सिपाहियों की मुज़ाहिमत ख़त्म हो गई। मैदान में हर तरफ सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर की फतह के नारों की आवाज़ गूंज रही थी। दुश्मन के सरदार जख्मी और खौफजदा होकर पीछे हट गए और उनके लश्कर के बाकी सिपाही भी भाग निकले। सुल्तान महमूद गजनवी की हिकमत अमली और बहादुरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जो सिपाही ईमान और जिहाद के जज्बे से सरशार हों वो किसी भी मजबूत दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। मैदान जंग के इख्तिताम के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर ने अपने अज़्म और बहादुरी की बदौलत फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। दुश्मन की सफ़ें टूट चुकी थीं और राजपूत सरदार जख्मी और खौफजदा पीछे हट चुके थे। हर तरफ चमकती तलवारें, जख्मी सिपाहियों की कराहें और फतह के नारों की बाज़गिश्त थी। मैदान जंग में बिखरे हुए हाथी, घोड़े और जख्मी सिपाही इस बात के गवाह थे कि आज का दिन तारीख में एक सुनहरी बाब बन गया है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को काबू में रखा ताकि नज़्म कायम रहे और किसी किस्म की इंतशार न पैदा हो। कैदियों को जमा किया गया और माले गनीमत का हिसाब लिया गया, जिसमें सोने, चांदी और दीगर कीमती अशिया शामिल थीं। ये माल न सिर्फ फतह की अलामत था बल्कि उससे गजनी की सल्तनत की माली हालत भी मुस्तहकम हुई। सुल्तान महमूद गजनवी की हिकमत अमली और फौजी महारत ने यह वाज़े कर दिया कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दानिशमंद क़यादत भी किसी जंग में कामयाबी की कलीद है। इस फतह के असरात सिर्फ फौजी या माली न थे। शुमाली हिंद के सियासी नक्शे पर सुल्तान महमूद गजनवी का असर व रसूख बढ़ गया। छठे हमले के बाद कई छोटी रियासतें उसके ज़ेरे असर आईं और राजपूत राजे उसके सामने तस्लीम हो गए। इस फतह ने न सिर्फ मगरबी और शुमाली इलाकों में गजनी की पोजीशन मजबूत की बल्कि हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में भी इस्लामी ताकत का नफूज बढ़ाया। दीनी और इस्लामी पहलू भी इस फतह में नुमायां थे। बुत परस्ती के मराकज़ तबाह हुए और मंदिर के खजाने गजनी ले जाया गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने यह वाज़े कर दिया कि उसका मकसद महज दौलत समेटना नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी और गैर इस्लामी रसूमात के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। फतह के बाद मकामी मुसलमान भी उसकी क़यादत और ईमान से मुतासिर हुए और इस्लामी असरात शुमाली हिंद में बढ़ने लगे। ये फतह एक ऐसा मौका था जिसने न सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी की शोहरत को मज़ीद बुलंद किया बल्कि आने वाले वक्त में उसकी मज़ीद फतूहात के रास्ते हमवार किए। शुमाली हिंद के दीगर राजे भी अब इसके लश्कर की ताकत को देखकर मुहतात हो गए और ज्यादा मुज़ाहिमत करने से गुरेज करने लगे। इसी फतह की बदौलत सुल्तान महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत की छठी मुहिम को तारीखी अहमियत हासिल हुई जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनी। मैदान जंग में बिखरी हुई हिम्मत और कुर्बानी की यादें आज भी तारीख के सफ़हात पर जिंदा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने यह साबित किया कि ईमान, बहादुरी और हिकमत अमली मिलकर किसी भी मुश्किल से कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं। इस छठे हमले की दास्तान सिर्फ फतह की नहीं बल्कि उस जज्बे की भी है जो एक सिपाही को मैदान जंग में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है।